हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को होने वाली है सीटेट जनवरी 2021 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया था आपका 31 जनवरी 2021 को। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 31 जनवरी 2021 को। आपको सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपके आने वाली सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आराम से आप बना दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपका जो आने वाली एग्जाम होगी उसका जो क्वेश्चन बनेगा ठीक इसी रूप का देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होगी, साथ ही साथ आपको एग्जाम का कॉन्सेप्ट की जानकारी होगी कि प्रश्न कहाँ से किस तरह से पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है मददगार साबित होगी। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप विदाउट प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े कि आप एग्जाम की क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होती है आप एग्जाम की सपोर्ट देती है। ठीक है, आने वाले एग्जाम की सपोर्ट देती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपको जो आने वाली एग्जाम होगी ठीक उसी तरह का प्रश्न आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के ठीक है वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना सबका वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम आपको करा रहे हैं ये आपका 31 जनवरी 2021 पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो समाप्त होने पर कम से कम आप 10 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2021 में पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जितने भी प्रश्न पूछा गया था सही प्रश्न को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट पेपर 1 में, जिसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट होती है और 15 नंबर का पेडागोजी होती है। कंटेंट जो पूछा जाता है आपका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 क्लास की किताब से आपका कंटेंट जो पूछा जाता है 15 नंबर का वो इन तीन क्लास की किताब से पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट एग्जाम में जो है ना आपका ईवीएस जो है ना 15 नंबर का कंटेंट जो है आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की जो किताब होती है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की इन 3 क्लास की किताब से ही पूछा जाता है। ठीक है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन 3 क्लास की किताब से ही पूछे जाते हैं आपका 15 नंबर का कंटेंट। तो कंटेंट के लिए आप ईवीएस के लिए जो है ना आप सिर्फ क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी के जो ईवीएस की किताब है उसको पढ़िए। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब पढ़िएगा ना पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल। देखिए ईवीएस में जो होता है ना मानचित्र कौशल जो होता है यह क्या दर्शाता है। तो ईवीएस में जो होता है मानचित्र कौशल जो होती है यह पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल जो होता है यह क्या चीज को विकसित करता है, तो पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। कौन? मानचित्रण। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न की कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दों को हल करने के समय मुद्दों का हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है समयन, आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता। जो होमवर्क उसको जो दिया जाता है वो होमवर्क को नहीं कर पाता है। तो उसके जो इस तरह का जो समस्या है उस समस्या को समाधान के लिए उस समस्या का हल करने के लिए एक शिक्षक को कौन सा तरीका अच्छा होगी एक शिक्षक के लिए, तो उसकी कठिनाई को पता लगाना है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, जब किसी
विद्यार्थियों को जब आप होमवर्क देते हैं, यदि वह होमवर्क बनाकर नहीं लाता है, वह होमवर्क बनाने में कठिनाई महसूस करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बच्चों के साथ? तो आप उसकी कठिनाई को पता लगाएंगे, किस कारण से बच्चे होमवर्क नहीं बना रहा है, होमवर्क बनाकर नहीं ला रहा है, उसकी कठिनाई को पता लगाना है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे क्या करना है, बात करना चाहिए। तो दिया गया क्वेश्चन का अनुसार कौन सा कथन सही होगा बताइए? तो कथन आपका जो है ना, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसकी कथन का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न की मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न की कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? तो इस अनुच्छेद का शामिल करने का उद्देश्य है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक को सराहना करने में मदद करती है। ठीक है, अल्बर्नी काजाकिस्तान के था, वो भारत में आए थे और भारत में जो हमारे तालाब जो था ना उसके बारे में वो लिखा था। ठीक है, तो यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन थर्ड में कौन कौन सा कथन सही होगा? तो यह क्या है? इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दूसरा, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। और तीसरा, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। तो दिया गया ऑप्शन में आपका तीनों कथन सही होगा। ठीक है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। तो 1, 2, 3 ये कथन आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो देखिए, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है ना, यह सहायक होती है। यह सहायक आपका शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस की प्रकृति जो होती है ना, कैसी होती है? ईवीएस की प्रकृति शिक्षा केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या को परिचय देने में क्या होती है? यह सहायक होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो देखिए, ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। यह कौन सा? तो यह है आपका अवधारणाओं मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण जो है आपका ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्या है? पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में क्या है? प्रयोग किया जाता है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न की अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? यह होगा नजदीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, फील्ड ट्रिप कराना। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों क्यों प्रोत्साहित करता है? इसकी कारण क्या है? इसका कारण है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करता है। पत्र पत्रिकाएं जो होती है, समाचार पत्र जो होती है, या बच्चों को संसार से जोड़ने में क्या करता है? सहायता करती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीचे दिए कौन सा एक राज्य तुरंग का अर्थ जंगल होता है? नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल होता है? तो देखिए, तुरंग का अर्थ जंगल होता है, यह किस राज्य में होता है? तुरंग का अर्थ जंगल यह किस राज्य में होता है? यह होता है आपका झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में तुरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर होगा झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? तो इसका जब डायरेक्शन से निकालिएगा ना, तो इसका आपका राइट आंसर मिलेगा आपको देखने को 100 मीटर ठीक पूरब में हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची जो है ना, हमारे देश में कहाँ के व्यापारी लाए थे? मिर्ची हमारे देश में कहाँ के व्यापारी लाए थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिर्ची जो है ना, हमारे देश में कहाँ के व्यापारी लाए थे? बताइए। तो मिर्ची हमारे देश में जो है, यह हमारे देश में लाया गया था कहाँ के व्यापारी द्वारा? तो ये हमारे देश में लाया गया था दक्षिण अमेरिका के व्यापारियों द्वारा लाया गया था। दक्षिण अमेरिका के व्यापारियों द्वारा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के व्यापारियों द्वारा मिर्च हमारे देश में लाया गया था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका से ही हमारे देश में मिर्ची लाया गया था। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की जो व्यापारिक लोग थे, उन्हीं के द्वारा हमारे देश में मिर्च को लाया गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, कोई लड़का नागरकोइल से मारगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मरगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1135 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। जब इसको निकालिएगा आप, तो ये आपका होगा 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 नहीं, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं होगा? मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में कौन सा सही कथन नहीं होगा? उस कथन को चुनना है आपको कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया है मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती है। मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली क्या होती है? मक्खियां होती है, जिसको श्रमिक मक्खी कहती है। तो ये तो कथन सही है। दूसरा कथन है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी तो बात सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ, ये तो बात सही है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। चौथा कथन है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए कोई काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आपका। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर मक्खियां तो छत्ते के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं होती है। तो दिया गया कथन के कौन सा कथन सही नहीं होगा, ये बताइए। तो देखिए, यदि हम विचार करते हैं मधुमक्खियों के छत्तों पर, तो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियां होते हैं, जिसको श्रमिक मक्खी कहते हैं। तो एक कथन आपका सही होगा। दूसरा कथन पर जब विचार करते हैं, तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। छत्ते में कुछ केवल नर मक्खियां नहीं होती है, उसमें श्रमिक यानी काम करने वाली भी मक्खियां होती है। तो दिया गया कथन को सर ये कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। केवल नर मक्खियां ही नहीं होती है, छत्ते में नर मक्खियों के साथ साथ काम करने वाले श्रमिक मक्खियां भी होती है। तो केवल नर मक्खियां ही नहीं होती है, उसमें क्या नर मक्खी जो होती है, नर मक्खी जो होती है, उसके साथ साथ छत्ते में जो है ना, कुछ श्रमिक मक्खियां भी होती है, जो शहद क्या है एकत्र करके
छत्तों में जो रस को एकत्र करके छत्ते में क्या बनाती है, मधुमक्खियां बनाती है, शहद बनाती है। ठीक है, तो मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खियों के छत्ते में केवल नर मक्खियां ही नहीं होती है। तो दिया गया ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार यही कथन आपका क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कथन जो है ना मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में सही नहीं है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही नहीं होती, उसके साथ साथ क्या है, श्रमिक मक्खियां भी होती है जो फूलों से रस को ढूंढ कर लाती है और छत्तों में क्या है, शहद बनाने का काम करती है। कौन, आपका श्रमिक मधुमक्खी जो होती है सो। तो दिया गया कथन के अनुसार यही कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। हमारे देश का संविधान जो है ना, यह जो बना था, यह किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान बना था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है आपका पौधों को सहारा देना, दूसरा ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित या भंडारण करना, चौथा है जल और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों का कार्य है, तो देखिए जड़ का कार्य क्या होता है बताइए। तो जड़ का कार्य जो होती है, यह होता है आपका पौधों को सहारा देना, उसका भोजन संचित और भंडारण करना, और जल और खनिजों को अवशोषित करना। ये सारा काम किसकी होती है, जड़ का होता है। तो दिया गया क्वेश्चन के अनुसार आपका कथन 1, उसके बाद कथन 3 और कथन 4 ये सही है। तो कथन 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सेकंड में दिया हुआ ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी कार्य किसकी होती है, जड़ की होती है। पेड़ों में जो जड़ होती है उसका कार्य क्या होता है, पौधों को सहारा देना कार्य होती है। ह्यूमस प्रदान करना जड़ की काम नहीं होती है। भोजन संचित करना, भंडारण करना, ये सभी काम किसकी होती है, जड़ की होती है। जल और खनिजों का अवशोषित करना किसकी काम होती है, जड़ की होती है। तो 1, 2, 1, 3, 4 ये कथन आपका सही है। तो दिया गया कथन के अनुसार 1, 3, 4 आपका कथन सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकंड में दिया हुआ ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा बताइए। देखिए मणिपुर जो है ये भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार जो है ना मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। कच्चे तेल का उत्पादक यानी पेट्रोलियम, कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य कौन है बताइए। तो ये है आपका गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादन होती है। तो गुजरात और तमिलनाडु जो है कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य अपनी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य होता है। तो देखिए कौवा, चील, बुलबुल, ये जो है ना कौवा, चील, बुलबुल जो होता है, ये हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकने योग्य नहीं होती है। तो दिया गया कथन में पहला कथन गलत। दूसरा कथन में विचार करते हैं। बाज, चील, गिद्ध, हाँ बाज, चील, गिद्ध जो होती है ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देख सकता है। यानी जब हम किसी वस्तु को 4 गुना अधिक दूरी से देखेंगे तो इसी चीज को चाल, बाज, गिद्ध और चील जो होता है उसी चीज को जो है ना हमसे 8 गुनी अधिक दूरी से उस वस्तु को देख सकता है। 4 गुनी करने का मतलब जब हम 2 किलोमीटर से किसी वस्तु को देखेंगे तो वह क्या है, हमसे 4 गुनी यानी 8 किलोमीटर दूर से ही उसी वस्तु को वह देख सकता है। कौन, चील, बाज और गिद्ध। जब दिया गया कथन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा, कथन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। देखिए पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है पोचमपल्ली। वहां पर क्या खूबसूरत डिजाइन का साड़ी बनाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह प्रसिद्ध राज्य जो है ना भारत के किस राज्य का भाग है, तो यह आपका तेलंगाना का भाग है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए लौह तत्व जो है ना प्रचुर मात्रा में किसमें होता है बताइए। तो यह होता है आपका
आंवला पालक गुड़, आंवला पालक गुड़ में यह इसमें जो है ना लौह 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 तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, आंवला पालक गुड़। इन तीनों में क्या है? लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह प्रयोग किसने किया था? ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला कथन है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा राजस्थान और चौथा है लद्दाख। क्या होगा राइट आंसर? तो यह होगा आपका असम। असम राज्य में होता है ना, असम राज्य में जो ज्यादा बारिश होती है, तो वहां के बारिश के खतरे से बचने के लिए वहां के जो लोग होते हैं, वहां के लोग जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर घर को बनाते हैं। ठीक है, ये घर कहाँ बने होते हैं? भारत के असम राज्य में। तो दिया गया कथन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? कथन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंची मजबूत बांस के खंभे पर जो घर बने होते हैं, यह भारत के किस राज्य में बने होते हैं? भारत के असम राज्य में बने होते हैं। और ये घर बने होते हैं लकड़ी से बने होते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग किया हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि कहां पड़ता है? गांधीनगर गुजरात में की राजधानी। ठीक है, गांधीनगर सापेक्ष यानी गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः है। कौन सा सही होगा राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सा योजना बनाएंगे? आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सा योजना बनाएंगे? तो एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना जो बनाया जाएगा, या किस तरह से बनाएंगे आप? तो बनाएंगे आप एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिला करके हम ईवीएस कक्षा के लिए क्या एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाएंगे। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिला करके। ठीक है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिला करके एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए हम योजना बना सकते हैं। ठीक है, एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना किस तरह बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिला करके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 बिंदुओं में से एक है, 6 विषयों में से एक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ये आपका चीजों हम बनाते हैं और करते हैं, चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपका 6 विषयों में से एक विषय है। तो पर्यावरण की जो थीम है, या 6 थीम में से एक थीम है जो चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये क्या है? 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक यह क्या है? एक विषय है, चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, यह
यह अभिलेखों में दर्ज नहीं करना चाहिए, तो पहला कथन सही। दूसरा, निर्णयों वाले कथनों को लिखना, ये गलत कथन। तीसरा, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, हाँ, यह अभिलेखों में दर्ज नहीं करनी चाहिए। और चौथा, बच्चों की रुचि और संभवतः आदि की पहचान करना, यह अभिलेखों में नहीं लिखनी चाहिए। तो दिया गया कथन के अनुसार 1, 3 और 4 आपका सही कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? स्मिता जो है ना, शिक्षार्थियों को कार्यों को संबंधित जो है ना लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से कौन सी उपाय करने चाहिए कक्षा में? क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो दिया गया कथन के अनुसार जो है ना आपका कौन सा कथन सही होगा? तो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ठीक है। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ये जरूरी है कि ऑटो सिर्फ पुरुष ही चला सकता है, महिलाएं भी ऑटो चला सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों में जो है ना लिंग रूढ़िवादिताओं के बारे में बताने के लिए, लिंग रूढ़िवादिताओं से संबंधित जुड़े सवालों को बताने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए, बुलानी चाहिए जो ऑटो चालक है। तो दिया गया कथन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? कथन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत क्या चाहता था? तो पुनीत चाहता था अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और दिया गया कथन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? कथन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो रचनात्मक आकलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है।